यस बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। सेकंड फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होती है? वेन अ स्ट्रिंग इज पुल, किसी धागे को जब हम खींचते हैं तो एक फोर्स लगती है धागे के अंदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स क्या होती थी बच्चे, पुश करने से होता था। जब किसी बॉडी को, आप भारी बॉडी को किसी सरफेस पर रखते हो तो दबाव पड़ता है, इस पर पुश होता है, तो ये सरफेस ऊपर को नॉर्मल लगाता है। लेकिन टेंशन फोर्स इसके उलट होती है, ये पुल यानी खींचने से होती है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे टेंशन फोर्स की, तो एक बार समझो आप ये सारी एग्जांपल। जैसे एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इस पर मैंने फोर्स लगाई F, और ये मैंने एक थ्रेड है, धागा बंधा हुआ है, ये मास है m2। तो इस धागे में देखो, जब आपने m1 पर फोर्स लगाई है तो ये m2 तो एज इट इज रहेगा। सॉरी, M1 पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ये M2 भी चल पड़ेगा, यानी इस थ्रेड में फोर्स लगने लगी, जिस फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स लगाने का तरीका क्या है? आपने जिस पॉइंट पे टेंशन फोर्स बतानी है उस पॉइंट पर खड़े होकर अम्ब्रेला ओपन कर देना, इधर को ओपन होएगा। यहां पर खड़े होकर अम्ब्रेला ओपन कर देना, वो राइट की डायरेक्शन में ओपन होगा। इस फोर्स को बोलेंगे टेंशन फोर्स। एक थ्रेड में, एक धागे में एक ही टेंशन फोर्स होगी, टी। इसको मैं T1 भी मान सकता हूं। अगर मैं एक थ्रेड और लगा दूं बच्चे, यहां पर M3 बॉडी लगा दी, तो इसमें टेंशन फोर्स किधर को लगेगी? इस पॉइंट पर राइट डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर लेफ्ट डायरेक्शन। इसको नाम दे दिया मैंने T2। यस बच्चों, क्लियर हो गया आपको? ये मेरे पास अगर ये ग्राउंड सरफेस बना दिया, ये भी मैंने ग्राउंड बना दिया, ये भी मैंने ग्राउंड बना दिया। अब ग्राउंड सरफेस की वजह से क्या लगता होता है, तुम्हें सभी को पता है, नॉर्मल लगता होता है। अब इसकी वजह से इस पर नॉर्मल क्या लगेगा? कहां पर? ऊपर को N1। इस पर नॉर्मल किधर को लगेगा? ऊपर को लगेगा। इस पर नॉर्मल किधर को लगेगा? ऊपर को लगेगा। इसका वेट M1G नीचे को लगेगा, इसका वेट M2G नीचे को लगेगा, इसका वेट M3G नीचे को लगेगा। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? हाँ ऋषिका, बच्चे क्लियर है यहां तक? यस सर। अब बच्चे मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, जो तुम्हें आती है बनानी। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बॉडी को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे? एक पॉइंट मास के साथ बच्चे। तो इसका वेट किधर को लगेगा? M1G नीचे को डाउनवर्ड। लगेगा। नॉर्मल किधर को लगेगा बच्चे? अपवर्ड। अपवर्ड लगेगा। अरे वेरी गुड। और बच्चे राइट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है F, और लेफ्ट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है M1 पर, कितनी? यस बच्चे, T1। अरे वेरी गुड। इसी तरह मुझे बताओ M2 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? M2 पर T1 किधर को लग रही है बच्चे? राइट हैंड साइड। लेफ्ट। नहीं सर, लेफ्ट टी हैंड साइड। T1 लेफ्ट और T2 लग रही है राइट। N2 किधर लग रहा है बच्चे? अपवर्ड। अपवर्ड। और M2G किधर को लग रहा है बच्चे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अच्छा, M3 पर बोलो। M3 पर बताओ बच्चों जल्दी से। N3 अपवर्ड। M3। M3G डाउनवर्ड। M3। M3G डाउनवर्ड। M3G डाउनवर्ड। अरे वेरी गुड। और बच्चे? N3 अपवर्ड। N3 अपवर्ड। अरे वेरी गुड। और बच्चे? T2 लेफ्ट साइड। अरे वेरी गुड। आई होप बच्चे आपको ये नॉर्मल और टेंशन लगानी आगे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा ये फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोर्स का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके, कर रहा हूं मैं आगे। मैं इसको रब कर रहा हूं।
बच्चे मुझे ये बताओ, ये एक बॉडी है, m1 मास है, ये m2 मास है। बताओ इस बॉडी का वेट किधर लगेगा? m2g। हाँ जी, डाउनवर्ड्स। अरे वेरी गुड। ऊपर को क्या लगेगा? N2 ये T2। ऐसे 57 इस पर कहाँ लगेगी? T1। इस पर T1 नीचे को ऐसे लगेगी बच्चे। इसका m1g किधर को लगेगा? नीचे को। डाउनवर्ड्स। तो बच्चे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो जरा। कैसे बनाएंगे? m1g नीचे को, T2 भी m1 पर किधर को लगेगी? T2। T1 तो लग रही है ऊपर को, और T2 किधर को लग रही है m1 पर? डाउनवर्ड्स। अरे वेरी गुड। अच्छा m2 की बात करो, m2 पर m2g किधर लगेगा? डाउनवर्ड्स। अरे वेरी गुड। ऊपर को क्या लगेगा इस पर? T2 T2। लो बच्चों, एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाओ। ये m1, ये m2 और ये m3। लो बच्चे बताओ मुझे, अब इनकी फ्री बॉडी डायग्राम भी बनानी है आपने, सारी फोर्सेस भी लगानी है इसमें। जल्दी से करो ये क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, कर दिया? यस सर। फटाफट करवा ऋषिका इसको, इसी पे करवा दे। चल बता जल्दी, यहाँ क्या लगेगा? T1 ऊपर नीचे, यहाँ T2 यहाँ। T3 वेट इसका m3g नीचे, इसका वेट M2G m2g ने, डाउनवर्ड्स। इसका वेट m1g डाउन। M1G डाउनवर्ड्स। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फिर इसकी, m1 की। T1 ऊपर को। T1 upwards. हम्म, T2 and M1G downwards. अरे वेरी गुड। दूसरी की बताओ फ्री बॉडी डायग्राम। T2 upwards. हम्म, T3 and M2G downwards. अरे वेरी गुड। m3 की बताओ। T3 upwards. हम्म, M3G downwards. अरे वेरी गुड। क्लियर हो गया आपको टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के फंडे? Yes sir. ओके, आगे मैं आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करवा दूं? थके तो नहीं आप अभी? No sir. ओके बच्चे, मैं रब कर रहा हूँ उसको। बच्चे हमारे पास अगला टॉपिक है फर्स्ट न्यूटन, फर्स्ट
लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चे जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसकी ना कुछ थ्योरी भी है और फिर इसकी एप्लीकेशन भी है। तो मेन तो बच्चे इसकी एप्लीकेशन है, थ्योरी तो आपने मुझे लगता है क्लास 9th में भी पढ़ ली होगी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। थोड़ी बहुत कहो तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी क्या होती है, याद है आपको? अ बॉडी एट रेस्ट टेन, यस बच्चे, अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट and a body in uniform motion, tend to remain in the uniform motion until or unless an external force is applied on it। ये पढ़ी हुई है ना स्टेटमेंट आपने? अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहे, नेट अप्लाइड फोर्स 0 है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। पढ़ा हुआ है बच्चे ये आपने? Yes, sir. ओके। यानी कहने का मतलब बच्चे, अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में होना। इसको एक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं अगर नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है बॉडी की स्टेट जो होगी वो चेंज नहीं होगी बच्चे। अगर बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, अपने आप नहीं चलेगी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको बच्चे एक और भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्शिया। पता है आपको? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्शिया। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन यानी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। बच्चे इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं आपको पता है? कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं इसके? ना 3 तरह की स्टेट्स होती हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और बच्चे एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी बता रहा हूं बच्चे, ज्यादा नहीं डिटेल में बता रहा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब आपने देखा होगा, ये जैसे एप्पल का ट्री है ना, यहाँ एप्पल लगे हुए हैं। जब हम इसकी ब्रांच को शेक करते हैं तो एप्पल अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है। यस बच्चे, Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल में तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हमने ब्रांच को शेक किया उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, लेकिन एप्पल तो स्टिल रेस्ट पे है, हमने तो ब्रांच को हिलाया है। तो एप्पल को क्या फील होता है? जर्क फील होता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और बच्चे एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और एग्जांपल कौन सी होंगी? जैसे आपने देखा है बच्चे, एक कारपेट होता है, जब हम कारपेट को स्टिक के साथ बीट करते हैं, ऐसे स्टिक के साथ टकराते हैं, तो इसकी डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। पता है क्यों होता है? जब आप कारपेट को बीट करते हो स्टिक के साथ तो कारपेट मोशन में आ जाता है, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में हो जाते हैं, जिससे वो अलग हो जाते हैं। और एग्जांपल बच्चे आपको पता है, जैसे आप बस में बैठे हो, ये बस है, ये सारी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ये देखो, जैसे आप बस एकदम से चलना स्टार्ट करती है, बस रेस्ट में है,
और आप यहाँ पर बैठे हो बच्चों। अगर बस रेस्ट में होती है, बस चलती है, तो आप किधर को गिरते हो? जैसी बस ने चलना स्टार्ट किया तो आप किधर को गिरोगे? आपको बैकवर्ड। अरे वेरी गुड, आप को पीछे को जर्क लगता है। क्यों बच्चे? क्योंकि जब बस रेस्ट में है तो आपकी बॉडी भी रेस्ट में है। जब बस मोशन में होती है तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट, आपके फीट पहले मोशन में आ जाते हैं, अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इस करके वो अपर वाला पार्ट पीछे को जाता है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वट आर द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन? बच्चे ये आपने बस मतलब वैसे ही पढ़ना है, अभी हम कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये तो आप बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल बताना जरा कोई भी। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे बच्चे आप बस में जा रहे हो, एकदम से बस से ना आपने क्या किया, जंप किया बाहर, तो आप गिर जाते हो ना। यस सर। वो गिरते क्यों? क्योंकि बस तो चल रही है, आपकी बॉडी भी चल रही है। जैसे ही आप जंप करते हो तो ग्राउंड के साथ आपकी बॉडी टच होती है, ग्राउंड रेस्ट में है। एकदम से आप मोशन से रेस्ट में आते हो तो एकदम से आप गिर जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिल मोशन में होती है, ग्राउंड रेस्ट पे होती है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा आगे जाके गिर जाते हो। क्लियर बच्चे? और एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन की, जैसे एथलीट देखा है आपने बच्चे, जब एथलीट जंप करना होता है, उसने कोई खड्डा, कोई मतलब लॉन्ग जंप करनी है, तो वो क्या करता है, पहले वो भाग कर आता है, भाग कर आने से ऐसे जंप करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर भाग कर आएगा पहले उसके अंदर मोशन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो आसानी से लॉन्ग जंप कर सकता है। अगर यहाँ पर खड़े रहकर जंप करेगा तो वो रेस्ट में होगा, उसकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, जिसकी वजह से जंप ज्यादा वो हाई नहीं कर सकता। अनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल क्या होती है? बच्चे आपने देखा है, जो आपका जो बाईसाइकिल होता है, आपने देखा होगा जो आपका बाईसाइकिल होता है, उसके पीछे ऐसे मड गार्ड्स लगाए होते हैं, लगाए होते हैं कि नहीं ऐसे मड गार्ड्स? यस सर। ये क्यों लगाए होते हैं? बारिश के दिनों में जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, वो साइकिल के पहिए के साथ घूमता रहता है। अगर वो घूमेगा तो साइकिल जैसे जैसे घूम रहा है उसके बीच में भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता है, वो भी घूमने लग जाता है। जब ये घूमने लग जाता है व्हील, तो ये मड आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए हम मड गार्ड्स लगा देते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुआ बच्चे आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यस सर। ओके। तो बच्चे ये थ्योरी थी सारी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हमारी, जो हमने की है। तो एक मिनट, व्हाइट बोर्ड कहाँ चला गया? ओहो, एक मिनट बच्चे, व्हाइट बोर्ड। हाँ जी बच्चे, तो ये बच्चे सारी थ्योरी थी, आप सारी थ्योरी पढ़ लो यहाँ तक, ठीक, कंप्लीट। और कंप्लीट आप थ्योरी कर लो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, और नॉर्मल के बारे में पढ़ लो, टेंशन के बारे में पढ़ लो, इसकी एप्लीकेशन, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। न्यूमेरिकल्स विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। और ऋषि का आपने क्या करना है बच्चे, आपका काइनेमेटिक्स का काफी पार्ट पढ़ा भी है, तो आप एक एक पार्ट मुझसे मतलब डेली का होमवर्क लेते जाओ, मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करता जाता हूँ, आप उसकी नोटबुक बना लो। जो आपको डाउट होते हैं बच्चे, वो मुझसे आप डाउट ले लिया करो, ठीक है ना? तो हर एक चैप्टर के बाद साथ साथ होमवर्क तो इसका भी मिलेगा, और प्रीवियस टॉपिक भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है? तो मैं आज आपको काम दे रहा हूं बच्चे, हम चैप्टर करेंगे पूरा कंप्लीट वेक्टर, ठीक है? वेक्टर के बच्चे आपके पास कल का टाइम है, देखो इसमें तो इतना कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें तो आपको समझ भी आ गया, एक बार सारा रिवाइज कर लेना आप जितना भी मैंने करवाया। वेक्टर के आपने पहले 5 लेक्चर, लेक्चर 1 2 लेके लेक्चर 5 तक आपने बच्चे मुझे रिटर्न कॉपी बनानी है और समझना है। जो भी डाउट होंगे लेक्चर 1 to 5 में आपसे अगली क्लास में लूंगा, परसों की क्लास में। समझ आ गई बच्चे बात?
Okay, sir. दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। वेक्टर चैप्टर लेक्चर 1 से 5, ये आपने, अगर मैं आपको वैसे तो लिंक सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, अदरवाइज अगर आपको लिंक नहीं मिलता बच्चे, डीके इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाके आपने वहां पर नीचे जाना है, बिल्कुल एंड में नए वाला 2021 सेशन नहीं, पिछले वाला काइनेमेटिक्स खोलना है। वहां वेक्टर टॉपिक 4 या 5 होगा, उसके पहले 5 लेक्चर देखने हैं 1 to 5। बस ये आपका काम है। ग्रुप में अगर आपको कुछ नहीं पता लगता तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आप बार बार कह सकते हो कि लेक्चर अगर आपको नहीं मिलता या कोई टेस्ट नहीं मिलता तो आप मुझे कह सकते हो। लेकिन आपका संडे को वेक्टर का टेस्ट होना है, Okay, sir. ये बात याद रखना। उससे पहले पहले अपना लेक्चर्स सारे रिकॉर्डेड लगा लो, जो आपको डाउट है वो आप जैसे मर्जी मुझसे पूछ लो। और बच्चे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगती हैं यहीं पर, ठीक है ना। तो आप टाइम लेकर ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आ सकते हो, लेकिन वो मॉर्निंग होती हैं बच्चे, ठीक है। Okay, sir. हाँ हाँ। तो बच्चे अगले लेक्चर में मिलते हैं, ये काम पूरा करना है आपने, ठीक है। Okay, sir. ओके बच्चे, बाय।